हेलो सीए में इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और जैसा कि मैंने कहा सीए में इंटर स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे आज की जो वीडियो है वो है सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी उन सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा रेलिवेंट है जो दिसंबर 2024 में अपने एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं ग्रुप 1 के। क्योंकि आईसीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं और आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो है, सर कौन से सब्जेक्ट का, सेट 1 कौन से सब्जेक्ट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज पेपर नंबर 8, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का आज हम यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है दिसंबर 2024 के लिए आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिसंबर 24 के लिए जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, इसको देखकर एक बात क्लियर हो गई सबसे पहले कि इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके का एग्जाम के पैटर्न में चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है जो हमने जून 2024 के एग्जाम्स में देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 वही 30 मार्क्स, 15 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स के 30 मार्क्स, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए 7, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज होती है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2024 के लिए जल्दी हम आपके लिए रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। जैसे ही जून 2024 के बच्चों का एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम जल्दी आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं दिसंबर 24 के लिए। साथ में हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं एग्जाम्स के लिए, तो दिसंबर 2024 के लिए भी हम फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है, फ्री टेस्ट सीरीज, वो हम मोबाइल ऐप के थ्रू ही कंडक्ट करते हैं। किसी भी तरीके की अपडेशन नोटिफिकेशन के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेशन, जो भी नोटिफिकेशंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, मोबाइल ऐप जो है उसको भी डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, और यूट्यूब चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर आज का डिस्कशन है दिसंबर 2024 मॉडल क्वेश्चन पेपर, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो इंस्टीट्यूट ने इसमें सेट 1 लिखा है, तो देखो उम्मीद तो है कि सेट 2 भी आएगा, उम्मीद तो है कि सेट 2 भी आएगा, लेकिन पिछले अगर अटेम्प्ट में मैं बात करूं, पिछले जून 24 के एग्जाम्स में के लिए केवल इंस्टीट्यूट ने एक ही सेट रिलीज किया था, बट इस बार काफी अर्ली टाइम पे इंस्टीट्यूट ने सेट 1 इश्यू किए हैं। तो लग रहा है ऐसा मुझे कि मे भी आपको सेट 2 भी देखने को मिल जाए। अच्छी बात है, अगर सेट 2 भी आता है तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। और अगर आपको क्लासेस वगैरह बाई करनी है, अगर आपने अभी तक क्लासेस बाई नहीं करी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आप हमारे डेमो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि हमारी क्लासेस लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो सेक्शन ए कंपल्सरी होता है हमेशा, जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल कहूं तो इसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं, 2-2 नंबर के 30 मार्क्स के लिए। तो 30 मार्क्स का तो ये अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद एक बार आप सेक्शन बी भी देख लो। सेक्शन बी में अपने को 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अकॉर्डिंगली 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और इसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और प्रैक्टिकल थ्योरी की बात करूं तो सेक्शन बी जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन तो पूरे प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 50-50% कर दिया जाता है, मतलब ए पार्ट जो है वो आपको प्रैक्टिकल दे दिया जाता है, तो बी पार्ट आपको थ्योरी। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो डेडिकेटेड टू थ्योरी होता है। बट अपने को तो 5 ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, अपने को 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इसमें। तो सर अगर मैं केवल और केवल प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा जोर डालूं, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, सर ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% प्रैक्टिकल है। 14 into 5
70 मार्क्स का। तो आप सेक्शन बी में अगर चाहो तो, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो उस सिचुएशन में आप 5 के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टारगेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाना होता है, या फिर फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग? तो सर सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड पॉइंट एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया बट काफी ज्यादा सिंपल है। कहते हैं इफ द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 30,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, व्हाट इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? तो सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो जस्ट आपको तीनों अमाउंट को ऐड ही करना है, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 65,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, तीनों को जस्ट ऐड करना है केवल। थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज टर्म। सर डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के एडिशन को बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कन्वर्जन कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4, a company employs 3 drivers to deliver goods to its customer। एक कंपनी ने 3 ड्राइवर रखे हुए हैं जिनका काम है कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी देना। द सैलरीज पेड टू दीज ड्राइवर आर। तो इन ड्राइवर को जो आप सैलरी पे करोगे क्या वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है? आंसर इज नो। क्या वो प्रोडक्शन एक्सपेंस में आते हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, प्रोडक्शन में कैसे आ जाएंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब ही नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पॉइंट नंबर 5, व्हाट डज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से रिलेट करता है, व्हाट डज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एम्फेसाइज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉस्ट अबनॉर्मल नेचर की है तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? क्या इसको कॉस्ट में कैलकुलेशन में ऐड करते हैं? आंसर इज नो। सर अबनॉर्मल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट कैलकुलेशन में कभी भी कंसीडर नहीं की जाती। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशन, आंसर इज यस। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशन। सर कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त अब नॉर्मल एडमिन कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती, इवन कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट क्यों ना हो कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट 6th, which of the following is a scientific and accurate method for calculating factory overhead absorption? सर फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन का कौन सा मेथड इसमें से साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड है? परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर रेट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या फिर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? सर मशीन आवर रेट मेथड इज साइंटिफिक मेथड कंसीडर किया जाता है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगा। एक कंपनी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ जॉब बाय एडिंग ओवरहेड टू द प्राइम कॉस्ट। एक कंपनी प्राइस कैलकुलेट करते वक्त प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड करती है, ठीक है? सर क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं प्राइम कॉस्ट में कंपनी ओवरहेड कॉस्ट ऐड करती है, तो ठीक है इसमें टोटल कॉस्ट आ जाती होगी प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड करके। एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट एज ए प्रॉफिट मार्जिन, और ये जो टोटल कॉस्ट आती है इसमें 30% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है कंपनी, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, जॉब का प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन का जॉब नंबर Y256 नाम है ये, वाज सोल्ड फॉर 1690। कहते हैं आप 1690 में बेच रहे हो, ये सेलिंग प्राइस है 1690 का। एंड इनकर्ड ओवरहेड ऑफ 694, जो ओवरहेड का खर्चा है वो है 694 का, ठीक है? क्वेश्चन जानना चाहते हैं व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब, ठीक है निकाल देंगे। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 30% टू टोटल कॉस्ट। सर जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसमें 30% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके
1690 आ रहा है। इसका मतलब 1690 जो है दैट विल इंडिकेट 130% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? अगर 1690 130% ऑफ टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितनी है सर? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1300 और 1300 का ही तो कितना परसेंट बोल रहे थे? ये 30%। 1300 का 30% 390, ये प्रॉफिट ऐड कर रहे थे तो 1690 बन गया। क्वेश्चन का प्राइम कॉस्ट बताओ कितना है? तो टोटल कॉस्ट में अगर आप ओवरहेड ऐड कर लोगे तो आपको आपकी प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब? तो प्राइम कॉस्ट आपसे पूछा गया है, प्राइम कॉस्ट आपसे पूछा गया है। माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट 1300 है, उसमें से 694 ओवरहेड के खर्चे हटा दो तो ये 606 रुपए जो है वो आपका प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर 606। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और अभी तक मैं बात करूं तो 7 में से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए हैं। इस बार अगर मैं क्लियरली आपको बोलूं तो जो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने दिए हैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट शायद एमसीक्यू थ्योरेटिकल ज्यादा पूछने चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर मैं देखूं तो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, इन 15 क्वेश्चंस में केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बाकी सारा का सारा थ्योरी है। तो इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल जो सेट 1 है इससे तो यही लग रहा है, बाकी अगर सेट 2 भी आता है तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल अभी तक यही लग रहा है इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में थ्योरी एमसीक्यू ज्यादा पूछने के शायद चांसेस लग रहे हैं, उनकी शायद ये इंटेंशन मुझे लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? सर इसमें से प्राइम कॉस्ट का पार्ट कौन सा नहीं है? जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल लेकिन इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। सर जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। आप जीएसटी पे कर रहे हो रॉ मटेरियल पे और उसमें इनपुट क्रेडिट जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं वहां पे, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ये ऐड होता है तो। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल टू फैक्ट्री, सर ये तो फ्रेट इनवर्स होता ही है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग, अब सर प्राइमरी पैकिंग वगैरह की कॉस्ट होती है, वो भी अगर मैं बात करूं तो प्राइम कॉस्ट में कई बार कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन जो ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर्स है वो तो इन एनी केस प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो तो ओवरहेड का ही पार्ट होता है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसमें नो डाउट ए भी लगता है कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सी भी बच्चे समझते हैं कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन देखो ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर जो है ये तो है ही ओवरहेड का पार्ट। जीएसटी पेड अब प्राइम कॉस्ट के टोटल में नहीं होता, बट माइनस तो कर ही रहे हो आप वहां पे। पैकिंग की बात करूं तो प्राइमरी पैकिंग वगैरह आप कंसीडर कर लेते हो जब आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है डी, और एज पर योर इंस्टीट्यूट मटेरियल भी इसका आंसर डी ही है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो डी ही आपको कंसीडर करना है। कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा, बट डी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट 9th पॉइंट, जॉब कॉस्टिंग इज सुटेबल वेयर सिमिलर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए मास स्केल। सर आंसर इज नो। जॉब कॉस्टिंग में ना तो मास स्केल होता है ना सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट। सर यस, जॉब कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर, आप काम करके देते हो। नेक्स्ट 10th, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नो। मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल आंसर इज अगेन नो। प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी as revealed by long-term sales trend. Sir, yes. Normal capacity of a plant is the difference between practical capacity and idle capacity. C will be your final answer. C will be your final answer. Next, 11th. A flexible budget requires
ए केयरफुल स्टडी ऑफ फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। सर आंसर इज यस, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स्ड खर्चे, सेमी फिक्स्ड खर्चे, वेरिएबल के खर्चे, ये आपको अलग अलग शो किए जाते हैं, अलग अलग शो किए जाते हैं। नेक्स्ट 12th, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द ब्लैंक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग में भी वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल इनको कंसीडर किया जाता है, एंड दिस इज द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, व्हाट कैरेक्टराइजेज ए नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें यूनिफाइड लेजर सिस्टम सर नहीं होते, सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, आंसर इज बी। सर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट 14, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर यूजुअली अब्सॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए विल बी योर फाइनल आंसर। एडमिन ओवरहेड जनरली हम अब्सॉर्ब करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। और लास्ट जो एमसीक्यू है 15, वो भी थ्योरेटिकल ही है। इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, कहते हैं मान लो टाइम सेव्ड जो है वो लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे मान लो से एग्जांपल मैं कहता हूं भाई स्टैंडर्ड टाइम है मान लो 10 घंटे का, अब ये कहते हैं टाइम सेव्ड जो है वो लेस देन 50% होना चाहिए, तो टाइम सेव्ड मान लो 4 घंटे है, तो ये लेस देन 50% हो गया क्योंकि 40% लिए। तो क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं देन द वेजेस अंडर रोवान एंड हाल्से प्रीमियम प्लान ऑन कंपैरिजन गिव्स। तो वेजेस और रोवान और हाल्से के अकॉर्डिंगली वेजेस कैलकुलेट करोगे तो इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है, ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको 10 घंटे दिया है, टाइम सेव आपने 4 घंटे किया है, तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में टाइम लिया होगा 6 घंटे, राइट। और रेट जो है मान लो पर आवर का जो रेट है वो मान लेते हैं 5 रुपए पर आवर। आप सभी को हाल्से प्लान के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हाल्से प्लान का फॉर्मूला होता है टाइम जो भी आप लेते हो 6 घंटे इंटू रेट पर आवर 5 रुपए प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, 4 घंटे का 50% 2 घंटे इंटू में रेट पर आवर 5 रुपए, तो 6 30 और 10 40 रुपए की वेजेस आती है। यही अगर मैं रोवान प्लान की बात करूं तो सर रोवान में भी टेकन इंटू रेट तो सेम रहता है, प्लस टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इंटू में टाइम टेकन इंटू में रेट पर आवर। तो इसमें जो बोनस कैलकुलेट होके आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 12 रुपए प्लस 30 42 आ रहा है। ये कहते हैं इक्वल वेजेस अंडर टू प्लान। सर आंसर इज नो, इक्वल तो नहीं आ रही। मोर वेजेस टू वर्कर अंडर हाल्से प्लान देन रोवान, क्या हाल्से में वेजेस ज्यादा आ रही है? आंसर इज अगेन नो। मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रोवान प्लान देन हाल्से, सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बताने को मैं डायरेक्ट भी बता सकता था सी आंसर है, बट आप खुद प्रूव करके देखो ना। एग्जाम में आपको याद ही नहीं रह रहा कि भाई कौन सा पॉइंट ठीक है, मैं याद करके आया। आप खुद प्रूव करके देख लो डेटा लेकर, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा वहां पे। तो इस तरीके से ये 15 एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए गए हैं 2-2 नंबर में, जिसमें 13 एमसीक्यू थ्योरेटिकल बेस्ड है, या इसको भी प्रैक्टिकल मान लो चलो, तो 12 एमसीक्यू फिर भी थ्योरी है और 3 जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। 3 प्रैक्टिकल बेस्ड है, बाकी जो बच गए 12 वो थ्योरी है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2024 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज थियोरिटिकल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक्स ही है, बहुत ज्यादा डीपली थियोरिटिकल एमसीक्यू भी नहीं है। तो जो हम आपको रिवीजन सीरीज में एमसीक्यू की बुकलेट करवाते हैं वो सफिशिएंट है, वो अगर आप करके जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपलसरी, सेक्शन ए का पार्ट। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने को टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं,
जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको टोटली छोड़ देने। और अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अगर आपको आते हैं तो। नहीं आते तो देखो थ्योरी के लिए जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की है और किसी में 2 पार्ट किए गए हैं तो किसी में एक सिंगल क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का दिया गया। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इन चारों में 2-2 पार्ट कर दिए, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो सीधा सीधा एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से 2 पार्ट कर दिए, जिसमें एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, और क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट कर दिए, एक 4 नंबर का थ्योरी और 2 5-5 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है वीडियो बेनिफिशियल है, होने वाला है और अच्छा भी लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए बीच में एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका भी पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है वो आपको 7 मार्क्स के लिए यहां पे कॉस्ट शीट के चैप्टर में से दिया गया। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और सेम क्वेश्चन जो है इसी तरीके का क्वेश्चन फिगर चेंज के साथ आपके एग्जाम में लेटेस्ट जो एग्जाम था जून 2024 उसमें आया था। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A, सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको देखने को मिलता है। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एक इंक्वायरी रिसीव हुई है। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हमें ये मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। क्या? पेपर की जरूरत पड़ेगी, 10 रिम चाहिए पेपर की, 1800 रुपए पर रिम के अकॉर्डिंगली 18,000 रुपए का तो रिम का खर्चा आ जाएगा। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल का खर्चा आएगा 5,000, बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल का खर्चा आएगा 3,000। तो ये सारा का सारा आपका मटेरियल का खर्चा हो गया। सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड द एजेंसी डज नॉट हैव ए फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय नहीं है फोटोग्राफर, तो इन्होंने क्या किया, इट डिसाइड टू हायर वन बाय पेइंग ₹10,000 टू हिम। लेकिन काम तो वेजेस के नेचर का ही है, तो वेजेस में आप लिख सकते हो 10,000 रुपए फोटोग्राफर के। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट द सर्विस ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। फोटोग्राफर के अलावा इन एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी। आर्टिस्ट के 80 घंटे चाहिए और हम उनको 12,000 रुपए पर मंथ पे करते हैं, ठीक है। कॉपीराइटर के 75 आवर्स की जरूरत पड़ेगी और हम इनको 10,000 पर मंथ पे करते हैं, ओके है। क्लाइंट सर्विसिंग के 30 आवर्स की जरूरत पड़ेगी और हम इनको 9,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है। द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, अब देखो ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, तो सर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 4,000, 4,000 रुपए का प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लगेगा क्योंकि प्राइमरी है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 40% प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है। while the selling and distribution overhead are likely to be 25% of production cost, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसका 25% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लिखना है। द एजेंसी एक्सपेक्ट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20% आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है। एंड द एजेंसी वर्क्स 25 डेज इन ए मंथ एंड 6 आवर्स ए डे, मतलब 150 घंटे। तो इसका मतलब 12,000 रुपए 150 घंटों के, तो 80 के लिए कितना निकाल लेंगे। सिमिलरली 10,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 75 और 9,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 30। तो इसका सॉल्यूशन जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो एज इट इज मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर लिया, एज इट इज मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। सिंपल, सबसे पहले आप मटेरियल लोगे 10 रिम्स एट द रेट ऑफ 1800, 18,000 तो रिम का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल कॉपी कर लेंगे 5,000 का। इसके अलावा बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल आ जाएगा 3,000 का। साथ में पैकिंग मटेरियल भी कंसीडर कर लेंगे 4,000 रुपए का। तो यह आ गया आपका टोटल मटेरियल 30,000 रुपए का। इसके अलावा आपने कहा कि एक तो फोटोग्राफर हायर किया 10,000 रुपए पे करेंगे, तो फोटोग्राफर के 10,000 रुपए।
इसके अलावा कैलकुलेशन करो कि 12,000 रुपए है पर मंथ और एक महीने का मतलब है 25 दिन 6 घंटे 150 घंटे, तो 12,000 डिवाइड बाई 150 150 इंटू 80 इट विल बी 6400। सिमिलरली सेकंड कैलकुलेशन कॉपीराइटर के लिए 10,000 है 150 आवर्स के लिए, तो 75 के लिए इट विल बी 5,000। क्लाइंट सर्विसिंग की कॉस्ट है 9,000 है 150 आवर्स के लिए, तो 30 आवर्स के लिए इट विल बी 1,800। तो ये टोटल कर दिया लेबर का, टोटल कर दिया लेबर का, मटेरियल और लेबर ऐड करोगे ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन ने कहा था प्रोडक्शन ओवरहेड आपको 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट लेना है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, तो 53,200 का 40% 21,280 आपको आपकी फैक्ट्री कॉस्ट पता चल गई, और इसी को आप यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलोगे क्योंकि बीच में कोई एडमिन ओवरहेड का खर्चा नहीं है। तो इसी फैक्ट्री कॉस्ट का 25% आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेना है, तो 7,480 का 25% 18,620 आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। आप अपनी टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए, और क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट जो है वो कोटेड प्राइस का 20% होगा, इसका मतलब ये जो कॉस्ट है दैट विल इंडिकेट 80%, तो 93,100 इंडिकेट 80%, तो आपकी टोटल सेल वैल्यू आएगी 116,375। अकॉर्डिंगली आप बैलेंसिंग फिगर में यहां पे प्रॉफिट लिख सकते हो, या फिर यहां पे वर्किंग नोट्स वगैरह दिखाए गए आगे किस किस चीज के दिखाए गए हैं सर, आर्टिस्ट की कैलकुलेशन, दूसरा कॉपीराइटर की कैलकुलेशन, तीसरा क्लाइंट सर्विसिंग की कैलकुलेशन, और चौथा प्रॉफिट की कैलकुलेशन। ऐसा कुछ है नहीं, जनरल कैलकुलेशन है जो हम नॉर्मली यहां पे देखते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्किंग नोट में ये प्रेजेंटेशन देकर आओगे, तो इस वजह से यहां पे लिख दिया है। बाकी जनरल कैलकुलेशन आप कर पा रहे थे इजीली विदाउट वर्किंग नोट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 7 आउट ऑफ 7 लेने के लिए वर्किंग नोट अपने को बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो आपको मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया। द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। कहते हैं प्राइस पर टन 1180 हो जाएगा अगर क्वांटिटी 500 एंड लेस देन 1000 रखोगे, तो मतलब मिनिमम क्वांटिटी 500 होनी चाहिए, लेस देन 1000 तक आपका प्राइस 1180 होगा। 1160 प्राइस हो जाएगा 1000 एंड लेस देन 2000 की क्वांटिटी होगी तो, और 1140 हो जाएगा अगर 2000 एंड अबव का ऑर्डर साइज रखोगे तो। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 5000 टन। आपको आपका ए पता चल गया एनुअल रिक्वायरमेंट, एंड द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹1000। आपको आपका ओ पता चल गया दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। आपको आपका सी पता चल गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट होगी। क्वेश्चन की बड़ी सिंपल सी डिमांड है, कैलकुलेट एंड एडवाइज द परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। ये जो 3 लेवल है इसमें से बेस्ट कौन सा है सर? बेस्ट वही है जिसपे हमारी कॉस्ट कम से कम आती है। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो 4 कॉलम में टोटलिटी में। सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर रखा है। हेडिंग पुट कर सकते हैं आंसर नंबर 2B, अ स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। हाँ, एक बात यहां पे और बताना चाहूंगा, मैं जो आपके सामने ये सॉल्यूशन रख रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर सजेस्टेड आंसर का एक फोल्डर है, उसमें से आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के सजेस्टेड आंसर है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाकर आप ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो सॉल्यूशन है ये भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर नंबर 2B, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। 3 लेवल्स है 1180, 1160, 1140, दीज आर द प्राइसेस, और इसके लिए आप मिनिमम क्वांटिटी कंसीडर किया करते हो एज पर प्राइस ब्रेक मॉडल। तो पर्टिकुलर्स या तो 500 यूनिट का ऑर्डर साइज रखेंगे, या 1000 का, या फिर 2000 का, जिसमें सबसे पहले हम परचेज कॉस्ट लेते हैं। फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल रिक्वायरमेंट है 5000, तो 5000 इंटू 1180, 5000 इंटू 1160,
और 5000 इंटू 1140, आपको परचेज कॉस्ट पता चल जाएगी। इसमें आप ऐड करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज इंटू में ओ। ओ कितना है 1000 रुपए, ए कितना है 5000, तो 5000 इज ए। अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन दिखाऊं तो ये कैलकुलेशन क्या है, ए है 5000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज कितना है 500 और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 1000, इट विल बी 10000। जैसे ही आपका ऑर्डर साइज डबल होगा 500 से 1000, आपकी कॉस्ट आधी हो जाएगी 10,000 से 5,000। सिमिलरली जब 1000 से 2000 करोगे फिर डबल करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर से हाफ हो जाएगी 5000 से 2500। होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, कैरिंग कॉस्ट की बात करें, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय सी। ये 59,000 कैसे आया, तो सर 1/2 ऑर्डर साइज कितना है 500 का, और इस लेवल पे आपकी कॉस्ट क्या है, तो इस लेवल पे आपकी कॉस्ट रहेगी 1180 की और उसका 20% 1180 की और उसका 20% जो है वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, तो दैट विल कम योर 59,000। इसी तरीके से आप दो कैलकुलेशन और करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1160 का 20%, और लास्ट केस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2000 इंटू 1140 का 20%। अकॉर्डिंगली तीनों का टोटल करोगे आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। और टोटल कॉस्ट सबसे कम कहां पे है, तो सर टोटल कॉस्ट सबसे कम है इस लेवल पे, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो सेकंड लेवल है वो पिक करना चाहिए, दैट इज 1000 एंड लेस देन 2000 का जो लेवल है, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, क्योंकि इस पे आपकी कॉस्ट कम से कम आ रही है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब छोटा क्वेश्चन है, अच्छे से मतलब छोटा क्वेश्चन था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगेन इसके भी दो पार्ट किए गए। पार्ट ए जो है वो दिया गया आपको ओवरहेड के चैप्टर में से, और पार्ट बी जो है वो आपको दिया गया रिकॉन्सिलिएशन के टॉपिक में से। दोनों ही क्वेश्चन की वेटेज 7 मार्क्स की यहां पे देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट overhead were recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day। 25 रुपए पर मैन डे का प्रीडिटरमाइंड रेट डिसाइडेड है। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड वर ₹41,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ 41,50,000 का, और एक्चुअल में काम किया 1,50,000 मैन डेज। आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपने 40,000 यूनिट प्रोड्यूस की है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 30,000 यूनिट्स वर सोल्ड, जिसमें से 30,000 यूनिट आप बेच चुके हो। तो 30,000 यूनिट आप बेच चुके हो, 10,000 यूनिट आपके पास फिनिश्ड स्टॉक में पड़ी हुई होगी। इसके अलावा देयर वर ऑल्सो 30,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स, आपके पास WIP में भी 30,000 यूनिट्स है, विच वर मे बी रेकमेंडेड, जो कि 66.67% कंप्लीट है। तो 30,000 का 66.67% कंप्लीट होना मतलब 20,000 के इक्वल। ऑन एनालाइजिंग द रीजन, इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। और सर जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होता है दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and the rest were attributable to increase in overhead cost। increase in overhead cost बाकी है, मतलब उसको हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट द अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। तो अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल है 41,50,000। अब्सॉर्ब कितना कर पाओगे 1,50,000 दिन में, तो 1,50,000 इंटू 25 रुपए के अकॉर्डिंगली 37,50,000 अब्सॉर्ब कर पाओगे। तो अब्जॉर्प्शन कम है, कितना 4 लाख का। तो सबसे पहले तो यहां पे मैंने अंडर अब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन शो कर दी है। सॉल्यूशन 3A, अगेन मैं एक यहां पे बात क्लियर करना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3A है आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, लेकिन
स्टडी मटेरियल में अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन तो ठीक की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरहेड इनकर्ड हुए 41,50,000 और अब्जॉर्ब कर पाओगे आप 25 का रेट है 1.5 लाख दिन में 3750, तो 4 लाख का अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन की आगे डिमांड है, हाउ वुड इट बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो स्टडी मटेरियल में ट्रीटमेंट जो है इसका वो गलत किया गया। ट्रीटमेंट जो है वो स्टडी मटेरियल में इसका गलत किया गया है, तो मैं यहां पे सही ट्रीटमेंट करवा के चल रहा हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको यही ट्रीटमेंट करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्यूशन इसी तरीके से दिया जाता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। स्टडी मटेरियल में जो किया गया है वो गलत कैलकुलेशन की गई है, क्योंकि उसमें नॉर्मल और अबनॉर्मल को अलग अलग नहीं किया गया, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक यू कैन से हो सकती है। तो देखो ट्रीटमेंट क्या होता है, जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है कितना 40%, तो 4 लाख का 40% 1,60,000। सर डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से जो होता है दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। कितना बच गया, 4 लाख में से 1,60 ट्रांसफर कर दिया पीएल के अंदर, 2,40 बच गया, तो जो नॉर्मल बच गया 2,40, 4 लाख माइनस 1,60, इसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाता है। डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा 40,000 यूनिट हमने बनाई है, तो 30,000 उसमें से बेच दी, तो 30,000 तो आपने बेच दी, तो 10,000 बच गई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा कि 30,000 अनकंप्लीटेड यूनिट है जो 66.67% कंप्लीट है, तो 30,000 का 66.67% 20,000 ही हो जाएगी, तो टोटल हो गई 40,000 यूनिट। 4 रुपए पर यूनिट का रेट आ गया। जो यूनिट आप बेच देते हो उसकी जो अमाउंट होती है दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। जो फिनिश्ड गुड्स में दैट इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, तो 10,000 इंटू 4 40,000 फिनिश्ड गुड्स में चला जाएगा। और जो डब्ल्यूआईपी में है वो डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा, 30,000 का 2/3 और मल्टीप्लाई में 4 रुपए का रेट है 80,000। तो ये जो 4 लाख रुपए अंडर एब्जॉर्प्शन का उसका ट्रीटमेंट ये है, 1,60,000 चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल के अंदर, 1,20,000 चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, 40,000 चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में, और 80,000 चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। इस तरीके से ये 4 लाख का बाइफिकेशन और ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हो तो रिकॉन्सिलिएशन में से 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। पार्ट बी, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 इज एक्सट्रैक्टेड। आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है। टू रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और इधर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। वेजेस पेड, वेजेस एक्रूड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इधर वर्क इन प्रोग्रेस, तो बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर दिया 13,19,900। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, 18,000 यूनिट है। देन इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर आए, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एडमिन का खर्चा दिखा दिया, ये ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही बना हुआ है। एडमिन का खर्चा दिखा दिया, सेलिंग का खर्चा दिखा दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। इधर सेल्स दिखा दी 15,200 यूनिट की, 18,24,000 रुपए की सेल है। फिनिश गुड्स में बच गई 2,800 यूनिट, 2,35,200 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड अर्न्ड है, तो नेट प्रॉफिट आ गया दैट इज ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद कॉस्टिंग के लिए कहते हैं द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन कनेक्शन विद द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कहते हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए द फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब जब हम कॉस्टिंग में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है उसका 60% फैक्ट्री के खर्चे लेते हैं, ठीक है। एडमिन के जो खर्चे हैं आर अप्लाइड एट 12 रुपए पर यूनिट कंसीडर करते हैं ओवर द यूनिट प्रोड्यूस। जितनी भी यूनिट आप बनाते हो 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एडमिन का खर्चा बुक करते हैं। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड सो एज टू वर्क आउट एट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे आपको सेलिंग प्राइस का
20% कंसीडर करना है, सिंपल कहूं तो सेल्स का 20% लेना है। क्वेश्चन की डिमांड यह है, प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट और लॉस एज पर द टू अकाउंट्स। तो सर सबसे पहले तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका देख लेते हैं। आपके लिए ऑलरेडी स्टेटमेंट बनाया हुआ है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के यहां पे 3 कॉलम मैंने लिए हैं, इनर कॉलम लिए हैं 2 और एक आउटर कॉलम लिए। आप चाहो तो सीधा सीधा पर्टिकुलर्स और अमाउंट की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप यहां पे मटेरियल कंज्यूम कंसीडर कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 59,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है 3,73,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 64,000। तो यहां से 3,68,000 3,68,000 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसके बाद आप कॉस्ट शीट में या कॉस्टिंग पीएल में लेते हो वेजेस। वेजेस की अगर मैं बात करूं तो वेजेस पेड कर चुके हो आप 562, एक्रूड है 34,000, तो 562 प्लस 34,000 वेजेस आ जाएगी आपकी 5,96,000। वेजेस आ जाएगी आपकी 5,96,000। बाकी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होने की वजह से इन दोनों का जो एडिशन है दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट 9,64,000। देन हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको लेबर का 60% लेना है। तो लेबर अगर आपकी 5,96,000 थी तो 5,96,000 का 60% 3,57,600 आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेना है। तो जैसे ही प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करोगे आपके पास यहां पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है, जिसको यहां पे वर्क्स कॉस्ट फॉर यूनिट फिनिश्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, जिसको आप चाहो तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो। आप इसको सिंपली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं, बट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था 25,600 का, तो वो माइनस हो जाएगा। यहां पे ये टोटल हो गया था, इसका माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास लिखा हुआ है यहां पे वर्क्स कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फिनिश्ड। आप चाहो तो इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो, आप इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा कि एडमिन के जो खर्चे हैं वो 12 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है। देखो आपने यहां पे 18,000 यूनिट्स बनाई है, तो 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12 2,16,000 रुपए आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस आ जाएगा। अकॉर्डिंगली ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,12,000 रुपए। ऐड करते हो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं है क्वेश्चन में, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 2,800 यूनिट है, बट हम ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं लेते, हम खुद अपनी कैलकुलेशन किया करते हैं। तो 2,800 यूनिट की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे चेक करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये 15,12,000। 15,12,000 की ये जो कॉस्ट है कितनी यूनिट की कॉस्ट है सर, ये 18,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये 18,000 यूनिट की कॉस्ट है। तो 15,12,000 की जो कॉस्ट है ये है 18,000 यूनिट की कॉस्ट। तो एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 84, एक यूनिट की कॉस्ट है 84 और आपके पास कितनी यूनिट बच गई 2,800। तो सर 2,800 इंटू 84 235,200 इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच जाओगे। यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। चलो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो सर सेलिंग प्राइस तो बाद में आएगा। सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो तो सेलिंग प्राइस का 20% है, जो कि आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेल्स गिवन है 18,24,000, तो सर 20% इसका आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लिखने हैं। तो 18,24,000 का आप सीधा सीधा
20% यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लिख सकते हो जो कि 3,64,800 आ जाएंगे। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होगा आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी और आपको सेल्स पता है ही 18,24,000, तो सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन। नीचे यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दिया हुआ था, 15,12,000 की जो कॉस्ट है वो 18,000 यूनिट की है, तो एक यूनिट की कॉस्ट आपकी 84 पर यूनिट की होगी। इस तरीके से सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, अपना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। जब आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा तो आप देखोगे कि कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट है 182,400 का, जबकि फाइनेंशियल के अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट है 144,900 का। तो क्वेश्चन आते हैं रिकॉन्सिलिएशन बनाकर दो। ठीक है सर, बना देते हैं। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, ऑलरेडी बना लिया मैंने आपके लिए। और सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 182,400, और लास्ट में बॉटम में हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दैट इज 144,900। मैच करना है इसको, मैच करना है इसको। इसके लिए सबसे पहले आप कॉस्टिंग का एक एक डेटा देख लो। सर मटेरियल कंज्यूम फाइनेंशियल से ही पिक किया था, कोई चेंज नहीं है। वेजेस भी फाइनेंशियल से ही पिक करी थी, कोई चेंज नहीं है। प्राइम कॉस्ट टोटल होता है। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्टिंग में है 357,600, जबकि फाइनेंशियल में है 381,500। तो 381,500 और 357,600, सर डिफरेंस है 23,900, और कॉस्टिंग में ये अंडर अब्जॉर्ब्ड है। अंडर अब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉफिट आपका ज्यादा हो गया, तो माइनस करेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस 23,900 रुपए, माइनस करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड 381,500 माइनस 357,600, 23,900 रुपए। आगे बढ़ो, फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद ये आपका टोटल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस आपने फाइनेंशियल से पिक किया है, ये फिर से टोटल हो गया। एडमिन एक्सपेंसेस, सर कॉस्टिंग में एडमिन खर्चे लिखे हैं 2,16,000, कॉस्टिंग में लिखे एडमिन के खर्चे 2,16,000, जबकि एडमिन में है ये 2,45,000। तो डिफरेंस आ गया दोनों का 29,000 का, डिफरेंस आ गया दोनों का 29,000 का। अगेन ये अंडर अब्जॉर्ब्ड है, माइनस हो जाएगा 29,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड 245 माइनस 216, 29,000। और देखो आगे बढ़ो कॉस्ट शीट में, एडमिन के बाद ये तो टोटल हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्टिंग में है 235,200, जबकि यहां पे ये है 235,200। सर सेम है तो किसी तरीके का कोई चेंज है ही नहीं, और आगे बढ़ो फिर, ये टोटल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में है 364,800, और फाइनेंशियल में ये है 3,28,000 केवल। तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्प्शन, कितना 36,800 का ओवर एब्जॉर्प्शन। आप प्लस कर लो 36,800 रुपए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड 364,800 माइनस 3,28,000। और आगे बढ़ो कॉस्ट शीट में, ये टोटल है, ये सेल्स हमने पिक करी है फाइनेंशियल से, ये प्रॉफिट टोटल है। सर ये कम तो हो गया। जब आपका कॉस्टिंग पीएल में सब कुछ देख लिया तो अब आ जाओ अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। सर डेबिट साइड के ये सारे आइटम तो एज इट इज लिए ही थे कॉस्टिंग में, ये सब हो गया, ये तो सब हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल, दीज आर द टू एडिशनल एक्सपेंसेस जो कॉस्टिंग में माइनस नहीं हुए, तो माइनस कर दो 18,000 और 17,000 का, माइनस कर दो 18,000 रुपए के नाम से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ और गुडविल रिटर्न ऑफ 17,000। सिमिलरली क्रेडिट साइड में अगर मैं बात करूं तो सर ये तो सारे आइटम हो गए, ये सब हो गया। दो आइटम है जो आपने कॉस्टिंग में ऐड नहीं किए तो ऐड कर लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड अर्न 2600 और 11,000, 2600 और 11,000 बस। अकॉर्डिंगली 182,400 दीज आर द आइटम, प्लस किए 50,400 टोटल आ गया, ये सब माइनस किए 87,900, दैट विल बी मैच्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो रिकॉन्सिलिएशन तो देखो हमें पता ही है,
कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी होता है और एग्जाम में नॉर्मली आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट हैं। पार्ट ए में आपको सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट सर्विस का क्वेश्चन पूछा गया और पार्ट बी में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, मिस्टर निखिल स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद ए फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। मिस्टर निखिल के पास 10 टैक्सीज हैं। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक टैक्सी की कॉस्ट है 1,20,000। ऑफिस स्टाफ की सैलरी है 6,500 रुपए पर मंथ। गैरेज स्टाफ की सैलरी है 3,500 रुपए पर मंथ। गैरेज का रेंट है 10,000 रुपए पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी पर टैक्सी है 5,000 रुपए पर मंथ। एक टैक्सी के लिए 5,000 रुपए एक ड्राइवर पर मंथ। रोड टैक्स और रिपेयर पर टैक्सी है 30,000 रुपए पर एनम, ये पूरे साल का है एक टैक्सी का। इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा 5% ऑफ कॉस्ट पर एनम, तो 1,20,000 का 5% 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा होगा पूरे साल का। द लाइफ ऑफ ए टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर। एक टैक्सी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर है। एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट 30,000, 30,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। ए टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज ऑफ 5,000 किलोमीटर पर मंथ। एक महीने में एक टैक्सी 5,000 किलोमीटर चलती है, लेकिन 20% इट रन्स एम्प्टी। इसमें से 20% तो एम्प्टी चलती है, मतलब 5,000 माइनस 20%, 4,000 किलोमीटर पे तो पैसेंजर होते हैं, 1,000 किलोमीटर खाली चला रहे हैं। पेट्रोल कंजम्पशन इज 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में आपकी टैक्सी 10 किलोमीटर चलेगी और रेट रहेगा पेट्रोल का 70 रुपए पर लीटर का रेट रहेगा। ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹50 पर 100 किलोमीटर। ऑयल और अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो 50 रुपए का खर्चा रहेगा 100 किलोमीटर के लिए। 100 किलोमीटर चलाओ 50 रुपए का खर्चा होगा। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर। एक टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट क्या आएगी वो बताओ। इफ द, बस पहले तो यही बताओ, कहते हैं कॉस्ट बताओ, फिर कहते हैं अगर हायर चार्जेस ऑफ 15 रुपए पर किलोमीटर तो डिटरमाइन द प्रॉफिट मिस्टर निखिल मे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो प्रॉफिट वाला जो पार्ट है वो बाद में देखते हैं, एक बार यहां तक बात करते हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर। अगेन इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आप बनाओगे इसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग दिखाइए बीच में, ये पर मंथ और पर किलोमीटर। देखो सबसे पहले यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप बांट सकते हो, और मैंने यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट क्लियरली लिख दिया है कि हम एक टैक्सी की बात कर रहे हैं, और यहां पे क्लियरली लिख दिया है 1 महीने की बात कर रहे हैं, और इसमें बाद में हम पर किलोमीटर की कैलकुलेशन दिखा देंगे। एक एक करके अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कॉस्ट गिवन है टैक्सी की, तो सर कॉस्ट तो एज इट इज लिखनी नहीं है, ठीक है। ऑफिस स्टाफ की सैलरी है 6,500 रुपए पर मंथ, लेकिन सर ऑफिस तो 10 टैक्सीज के लिए सेम ही रहेगा, तो एक की अगर मैं बात करूं तो 6,500 डिवाइडेड बाई 10 इट विल बी 650। 6,500 डिवाइड बाई 10 इट विल बी 650। इसके बाद गैरेज स्टाफ की सैलरी है 3,500 रुपए पर मंथ, इसको भी 10 से डिवाइड करो तो इट विल बी 350। इट विल बी 350। रेंट ऑफ गैरेज है 10,000 रुपए पर मंथ, इसको भी 10 से डिवाइड करो, सर इट विल बी 1,000। इट विल बी 1,000। इसके बाद ड्राइवर की सैलरी तो पर टैक्सी ही गिवन है 5,000 रुपए पर मंथ, एज इट इज कॉपी कर लो 5,000 रुपए पर मंथ, क्योंकि ये तो पर टैक्सी और पर मंथ ही गिवन है आपके पास। इसके बाद रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी गिवन है 30,000 रुपए पर एनम। रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी गिवन है 30,000 रुपए पर एनम। ध्यान देना ये 30,000 रुपए पर एनम गिवन है,
तो सर हम तो यहां पे पर मंथ लिख रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, 2500 रुपए आ जाएगा, 2500 रुपए आ जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो है 5% ऑफ कॉस्ट पर एनम, 1,20,000 का 5%, 1,20,000 का 5% 6,000। लेकिन ये पर एनम है, जबकि हम पर मंथ लिख रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 12 कर लो, 500 रुपए आपका इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 10,000 रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 10,000 की। और नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं सर? 5,000 में से 20% तो खाली चल रहा है, तो 4,000 किलोमीटर है। तो ये जो खर्चा है 10,000 का वो है 4,000 किलोमीटर के लिए। तो पर किलोमीटर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 2.5 रुपए की, पर किलोमीटर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए की। इसके बाद वेरिएबल खर्चों की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा टैक्सी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर है, मतलब 1,20,000 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें 30,000 तो आपको वापस मिल जाएगा, तो -30,000। और ये लाइफ है 3 लाख किलोमीटर के लिए, तो मतलब 90,000 रुपए का खर्चा 3 लाख किलोमीटर के लिए है। तो यहां पे डेप्रिशिएशन की मैं बात करूं तो 1,20,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, उसमें से 30,000 माइनस ये कर दिया। अब देखो ये 3 लाख किलोमीटर दिख जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें से 20% तो वेस्ट चले जाएंगे, तो एक्चुअल में 3 लाख नहीं, -20% करके 2,40,000 किलोमीटर ही कंसिडर किए जाएंगे। तो डिवाइड बाय 2,40,000 किलोमीटर, तो 0.375 पर किलोमीटर आपका डेप्रिशिएशन का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पेट्रोल का कंजम्पशन है 10 किलोमीटर पर लीटर, ऑफ पेट्रोल कॉस्टिंग 70 रुपए पर लीटर। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि सर 70 रुपए का खर्चा है 10 किलोमीटर के लिए, 70 रुपए का जो खर्चा है वो है आपका 10 किलोमीटर के लिए, तो 70 रुपए का खर्चा है आपका। अब आप टैक्सी तो चलाओगे, कितना एक महीने में? 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर। तो सर 5,000 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 10 क्या है ये सर? 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर, 1 लीटर में 10 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, आपको चलना है 5,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10, सर 500 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। 70 रुपए का रेट है, तो 35,000 रुपए की कॉस्ट आपकी, 35,000 रुपए की कॉस्ट आपकी आ जाएगी, 35,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन ये 35,000 मुझे जो रिकवर करने हैं कस्टमर से, वो करने हैं 4,000 किलोमीटर में, क्योंकि कस्टमर तो 4,000 किलोमीटर ही बैठा रहेगा। तो डिवाइड बाई 4,000, इट विल बी 8.75 पर किलोमीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है 50 रुपए 100 किलोमीटर के लिए। तो सर अगर 50 रुपए का खर्चा है 100 किलोमीटर के लिए, तो 5,000 के लिए खर्चा आएगा 2,500 रुपए का। लेकिन मुझे रिकवर तो 4,000 घंटों में से करना है, तो 2,500 रुपए 4,000 घंटों से रिकवर करना, 4,000 किलोमीटर से रिकवर करना है, तो पर किलोमीटर 0.625। अकॉर्डिंगली पर किलोमीटर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी 12.25। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा अगर हम चार्ज करें 15 रुपए पर किलोमीटर, अगर आप 15 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करोगे, आपकी कॉस्ट है 12.25, तो पर किलोमीटर 2 रुपए 75 पैसा कमा लोगे। कितने किलोमीटर चला रहे हो आप? 4,000 किलोमीटर चला रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ने कहा पूरे साल में बता देना जरा क्या कमाओगे, पूरे साल में बता देना। और पूरे साल में कितना किलोमीटर चला लोगे? 2,40,000। 3 लाख में 20% तो खराब हो गया, 2,40,000 किलोमीटर। तो 2,40,000 किलोमीटर प्रॉफिट फॉर 1 ईयर, ये 4,80,000 किलोमीटर की बना है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4,80,000 ही है, क्योंकि 4,000 किलोमीटर था ना। 4,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 टैक्सीज। सर 4,000 किलोमीटर एक टैक्सी चलाएंगे, 10 40,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 12 4,80,000 किलोमीटर। 4,80,000 किलोमीटर सारी टैक्सी मिला के आप चलाओगे, 1 किलोमीटर में 2 रुपए 75 पैसा कमाओगे, तो 13,20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4A ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का आंसर यहां पे प्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B that is given from contract costing chapter. A company undertook a contract
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2023 को काम शुरू हुआ एंड द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मतलब पूरे एक साल का डेटा तो गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, सारी फिगर 000 में है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 35,000, वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 20,000, तो 20,000 अपॉन में 35,000, काम सर्टिफाई हो चुका है 57 पॉइंट समथिंग, मतलब 50% से ऊपर है। आपको पेमेंट रिसीव हो चुका है 15,000 का। मटेरियल आपने भेजा है, इश्यू किया है 8,500 का। प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1,000, वेजेस पेड कर चुके हो 4,020 का। मटेरियल रिटर्न किया है 270, क्रेडिट साइड में लिख दो या माइनस कर दो परचेज में से। प्लांट हायर चार्जेस 2,000 रुपए, वेजेस की कॉस्ट है 500 रुपए, साइट ऑफिस कॉस्ट 650, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 350, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 और वर्क नॉट सर्टिफाइड 150। द कॉन्ट्रैक्टर ओन ए प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 30 लाख हैव बीन कंटिन्यूअसली इन यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ईयर। 30 लाख रुपए का एक प्लांट है जो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर रहे हैं। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर 5 years of life is expected to be ₹5 lakh and straight line method of depreciation is in use। तो सर अगर 30 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए रेजिडुअल वैल्यू है, 5 साल की लाइफ है, तो 5 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन आ गया हर साल। एज ऑन 31 मार्च 2024 डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेबल अमाउंटेड टू 250, तो डायरेक्ट वेजेस में इसको एड बैक कर लेंगे। डायरेक्ट वेजेस जो गिवन है ऊपर, वेजेस कितनी है 4,020, तो उसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। सारी फिगर 000 में है, तो इट विल बी कंसीडर्ड 250। एंड मटेरियल एट साइट लास्ट में बच गया आपके पास 5 लाख का। सारी फिगर 000 में है, तो 500 आ जाएगा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन की डिमांड बड़ी सिंपल है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से, जिसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेनली आपको बना के देना है। यहां पे थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाया हुआ था कि इफेक्टिव किलोमीटर 4,000 है। इफेक्टिव किलोमीटर लाइफ की बात करें 240 था माइनस 10% करने के बाद, और पूरे 10 टैक्सीज की बात करें तो 4,80,000 किलोमीटर था। हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 4 कॉलम में पर्टिकुलर अमाउंट, अगर इनर कॉलम भी लेना है तो 6 बना लो, ये इनर कॉलम लेना चाहो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं खर्चों की, तो मटेरियल 8,500 रुपए का, मटेरियल इश्यू टू साइट 8,500 रुपए का। इसके अलावा वेजेस की बात करें तो 4,020 तो पेड है और 250 एक है, तो 4,020 और 250 एक्रूड, तो ये हो जाएगा टोटल 4,270। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था वेजेस से रिलेटेड कॉस्ट है 500 की, तो वो भी कॉपी पेस्ट कर दो। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन थे 1,000 के, वो भी यहां पे लिख दो। अब बाकी बचे हुए खर्चे लिख दो। वैसे कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। मटेरियल इश्यूड हो गया आपका। प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट लिख दो 1,000 की। इसके अलावा वेजेस पेड हो गया आपका। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट 270, क्रेडिट साइड में लिख दो मटेरियल रिटर्न 270। प्लांट के हायर चार्जेस लिख दो 2,000, प्लांट के हायर चार्जेस लिख दो 2,000। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट हो गई। साइट ऑफिस की कॉस्ट लिख दो 650 डेबिट साइड। हेड ऑफिस के खर्चे लिख दो 350 डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपका, वर्क नॉट सर्टिफाइड बाद में आएगा। डेप्रिशिएशन मैंने निकाला था 5 लाख, मतलब 500 लिखना है, 500। और मटेरियल बच गया आपके पास 5 लाख मतलब 500 का, तो क्रेडिट साइड में मटेरियल एट साइड 500। क्रेडिट साइड में बाई वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क नॉट सर्टिफाइड आ जाएगा 150 और वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा आपका 20,000। तो बस इसमें कुछ है ही नहीं। नॉशनल प्रॉफिट आ गया, नॉशनल प्रॉफिट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया और हमने चेक किया कि वर्क सर्टिफाइड 20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 का 57% है, दैट इज मोर देन 50% एंड लेस देन 90%।
तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला अप्लाई होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट निकाला है 2150 इंटू कैश रिसीव्ड, एज पर क्वेश्चन कैश रिसीव्ड है 15,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड 20,000, यह आ जाएगा 1075 पीएल में चला जाएगा, तो बचा हुआ 1075 रिजर्व में रह जाएगा। सर बस यही तो आपका आंसर है। यहां पे ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की गई है इजी सी कि 3,000 का प्लांट था, रेजिडुअल वैल्यू 500 थी, तो 2500 रुपए बच गई वैल्यू, 5 साल है तो 500 आ गया। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला था जो कि मोर देन 50% था, लेस देन 90% था, तो ये फॉर्मूला डिसाइड हो गया इसके बेसिस पे। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ही था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, किसी तरीके का कोई टेक्निकल पॉइंट एस्केलेशन या फिर वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन ऐसा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन 2 पार्ट्स में है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, जिसमें पार्ट नंबर ए आप देख सकते हो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से गिवन है और पार्ट बी आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल के टॉपिक में से यहां पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5A, इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए है, ए कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू 2 बाई प्रोडक्ट्स बी एंड सी। मेन प्रोडक्ट है ए और बाई प्रोडक्ट है 2 बी एंड सी। प्रिपेयर ए कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द 3 प्रोडक्ट, ए बी सी तीनों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देना है यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिवर्सल कॉस्ट मेथड का मतलब है सेल्स वैल्यू से जॉइंट कॉस्ट तक पहुंचो रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए। टोटल कॉस्ट जो है अप टू सेपरेशन पॉइंट 68,000 है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 68,000 की। आपको ए बी और सी का कुछ डेटा गिवन है लाइक सेल्स, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल वैल्यू बाई प्रोडक्ट के गिवन है, मेन प्रोडक्ट के नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स तीनों के गिवन है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन ए की नहीं है, बी और सी की है। तो सर रिवर्सल कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है तो पहले आपको बी और सी की जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। हेडिंग पुट कर सकते हो आप आंसर नंबर 5A और सबसे पहले हम एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बी और सी का करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो वहीं से मैं आपको ये आंसर करवा रहा हूं। बी और सी का सबसे पहले आप सेल्स लोगे 16,000 और 24,000। रिवर्स करना है तो सेल्स में से सबसे पहले प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट के परसेंटेज है 20% और 30%, तो 16,000 का 20% 3200, 24,000 का 30% 7,200। तो जब सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल कॉस्ट में से जॉइंट कॉस्ट के बाद जो खर्चे होते हैं वो माइनस कर दो, जो कि या तो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं या फिर आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट होती है। सेलिंग एक्सपेंस की बात करें तो 20% ऑफ सेल्स है, तो 16,000 का 20% 3,200, 24,000 का 20% 4,800, तो ये आ गया 9,600 और 12,000। लेकिन एक आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट भी थी 4,800 और 7,200 की, वो भी माइनस कर दो, आपको आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट पता चल जाएगा जो कि 4,800 है। टोटल जॉइंट कॉस्ट 68,000 थी। अगर उसमें से 4,800 पार्ट बी का है, 4,800 पार्ट सी का है, तो जो बचा हुआ पार्ट है 58,400 दैट विल बी ऑफ ए। आपको पता चल गया जॉइंट कॉस्ट 68,000 में ए का पार्ट है 58,400, बी का 4,800, सी का 4,800। अब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दे सकते हो, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए बी सी और टोटल का कॉलम। सेल्स कॉपी करो 1,64,000, 16,000 और 24,000, ये टोटल कर दिया 2,04,000। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट माइनस की जाएगी 58,400, 4,800 और 4,800, 68,000। तो आप इसके बाद कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जो ए की है नहीं, बी और सी की 4,800 और 7,200 है, ये टोटल। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस ए के 1,64,000 का 20% दैट विल बी 32,800 और बी और सी का था सेलिंग एक्सपेंस 3,200 और 4,800 रुपए, ये टोटल हो गया। तो
ये टोटल कॉस्ट आ गई, जॉइंट कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, इन तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल दी और सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। बी और सी का तो यही आएगा 3200 7200, एक ही कैलकुलेशन आ गई, दैट विल बी योर टोटल प्रॉफिट। सेलिंग एक्सपेंस की कैलकुलेशन बताई है कि सेल 164 थी तो 164 का 20% 32,800 हमने लिखा है। तो बस ये छोटा सा ही आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 ए का, तो 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। और इसके बाद जो पार्ट बी था बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से, ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्स ओवरहेड बजट। प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च फॉर द एस्टिमेट्स गिवन बिलो। एडवर्टीजमेंट, सैलरीज ऑफ द सेल डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल डिपार्टमेंट, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए। सर ये तो खर्चे सेम अमाउंट है, तो मतलब फिक्स्ड खर्चे हैं हर महीने के। इसके बाद कहते हैं काउंटर से जो सेल्समैन है उनका 2% कमीशन रहेगा सेल पे, वेरिएबल कॉस्ट है। ट्रेवलिंग सेल्समैन जो है उनका कमीशन रहेगा 10% उनकी सेल पे और उनके खर्चे होते हैं 5% ऑन दियर सेल, ठीक है। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। आपको काउंटर सेल्समैन की कैलकुलेशन के लिए काउंटर सेल्स और ट्रेवलिंग सेल्समैन की कैलकुलेशन के लिए ट्रेवलिंग सेल्समैन की सेल्स भी बता दी है जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो सर इसमें है ही क्या, आप सिंपल 4 कॉलम में अपनी कैलकुलेशन करके यहां पे दे सकते हो। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5B, इसका सॉल्यूशन आपके लिए मैंने तैयार करा हुआ है। सेल्स ओवरहेड बजट 3 महीने हैं तो कॉलम आपको लेने पड़ेंगे 4 पर्टिकुलर्स, जनवरी, फरवरी और मार्च। सबसे पहले मैंने यहां पे वेरिएबल खर्चे लिखे हैं। वेरिएबल खर्चों की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप किसको कंसीडर कर रहा हूं मैं यहां पे ट्रेवलिंग सेल्समैन को, तो ट्रेवलिंग सेल्समैन की सेल है 20,000 तो उसका 10% 2,000, 30,000 का 10% 3,000 और 40,000 का 10% 4,000। 2,000, 3,000 और 4,000 ये तो कमीशन बन जाएगा। 5% खर्चा है तो 20,000 का 5% 1,000, 30,000 का 5% 1,500, 40,000 का 5% 2,000। तो 1,000, 1,500 और 2,000 ट्रेवलिंग सेल्समैन के खर्चे आ जाएंगे। और काउंटर सेल्समैन का कमीशन है 2%, तो 1 लाख का 2% 2,000, 1,50,000 का 2% 3,000 और 1,75,000 का 2% 3,500। ये आपका काउंटर सेल्समैन का कमीशन आ गया। बस सर इतने ही वेरिएबल खर्चे हैं, बाकी तो फिक्स्ड है, बाकी तो फिक्स्ड है। कॉपी करने हैं। एडवर्टीजमेंट 3,000 हर महीने, सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट 4,000 रुपए हर महीने, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट 2,000 रुपए हर महीने, काउंटर सेल्समैन की सैलरी और डीए 6,000 रुपए हर महीने। बस वेरिएबल और फिक्स दोनों का एडिशन कर दोगे, आपका सेल्स ओवरहेड बनकर तैयार है। सर 7 नंबर के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जस्ट रिलीज ही हुए हैं। परसों रात को तो ये रिलीज ही हुए थे और आज हमने इनको सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी तक किसी ने इनके आंसर ये YouTube वगैरह पे अपलोड नहीं किए होंगे, तो आपके फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इन आंसर्स की जरूरत होगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि हाँ भाई हम मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। और पेपर का पैटर्न इसी तरीके का रहना है, बस क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी पिछला जो पेपर आया था कॉस्ट अकाउंटिंग का, काफी इजी क्वेश्चन पेपर था और उसी तरीके से हम आगे भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो है वो हम इजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी, दैट इज दिसंबर 2024 में भी। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 14 मार्क्स का सीधा सीधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक सिंगल क्वेश्चन यहां पे दे दिया। 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से दे दिया, वो भी लेबर वेरिएंसेस में से। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज्ड इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। एक जॉब के लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल आपके पास डेटा गिवन है। स्किल्ड वर्कर
सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड, तीन कैटेगरी के वर्कर्स हैं। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर हमने डिसाइड किया था 32, 12 और 6। स्टैंडर्ड वेजेस का रेट पर आवर 321, बट एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स थे 28, 18 और 4, और एक्चुअल वेजेस का रेट रहा 4, 3 और 2। 40 घंटे का वीक है। द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। जो वर्कर ने प्रोडक्शन करके दिया है उसको अगर स्टैंडर्ड आवर्स की टर्म में बोले तो 1800 घंटे का काम करके दिए, मतलब ये है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैलकुलेट द फॉलोइंग, लेबर का एफिशिएंसी, मिक्स, वेजेस, रेट और कॉस्ट वेरिएंस निकाल के देना है। मतलब कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी और मिक्स, चार वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करके देने हैं। सर इसके लिए आप सबसे पहले तो डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस थोड़ा सा लिख लीजिए। तीन कैटेगरी के वर्कर्स हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। 32 वर्कर 40 घंटे, तो 32 इंटू 40 1280 घंटे बनते हैं स्किल्ड के स्टैंडर्ड में। सिमिलरली 12 इंटू 40 480 आवर्स और 6 इंटू 40 240 आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स बनते हैं। रेट क्या है स्टैंडर्ड का? रेट है 3, 2 और 1 रुपए का। 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का रेट है। तो ये टोटल बन गया आपका 12, 4, 16, 2, 18, 2000 घंटे, 2000 घंटे। और एक्चुअल में 28 वर्कर थे, तो 28 इंटू 40 1120 घंटे। सिमिलरली 18 इंटू 40 720 और 4 इंटू 40 160। तो ये टोटल आवर्स भी 2000 आवर्स बन गए। और रेट आपका 4, 3 और 2 का, 4, 3 और 2 का, 4, 3 और 2 का। और यहां पे गैंग ने जो प्रोड्यूस करके दिए वो करके दिए 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। अब अगर मैं आपको स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करके दे दूं इजी तरीके से, स्टैंडर्ड आवर्स कौन से आउटपुट के लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई स्टैंडर्ड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा तीन तरीके के वर्कर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, और इन्होंने हमें इतना प्रोडक्शन करके दिया है जो कि स्टैंडर्ड आवर्स 1800 की इक्वल बनता है। मतलब इसका यह है कि स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो 1800 है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने हमें प्रोडक्शन करके दिए। तो सिंपली अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखोगे तो सर जो हमारे पास स्टैंडर्ड गिवन होता है क्वेश्चन में, हमारे पास जो स्टैंडर्ड गिवन होता है क्वेश्चन में, उसका प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट का प्रोपोर्शन सेम होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो 1800 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड गिवन है इसको इस प्रोपोर्शन में बांट देना है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शन की बात करूं तो ये प्रोपोर्शन आपका 16:6:3 का प्रोपोर्शन। तो अगर आप 1800 को इस प्रोपोर्शन में बांट दोगे तो इट विल कम 1152, 432 और 216। ये आपका 1800 घंटों का बाइफिकेशन आ गया। दैट विल बी योर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद अगर आप रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हैं मिक्स वेरिएंस वगैरह के लिए, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में आप क्या करते हो, जो एक्चुअल आवर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटते हो। तो ये जो 2000 घंटे हैं इसको आप 16:3 के रेशियो में बांट दो, तो ये आ जाएगा आपका 1280 घंटे स्किल्ड के। सेमी स्किल्ड के आ जाएंगे आपके 480 और ये आ जाएगा आपका 240 आवर्स। आरएसएच भी आ गया। अब आप अपने फॉर्मूले अप्लाई कर लो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल कॉस्ट होती है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने कितने थे सर? 1152, 432 और 216 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपका 321 का, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट
1120 into 4, 720 into 3, 160 into 2. That will be your actual cost. Accordingly इंडिविजुअल आ गया, वो टोटल करोगे तो 2424 एडवर्स आ गया। कॉस्ट वेरिएंस के बाद अगर आप सेकंड रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट आपके 321 के, एक्चुअल रेट आपके 432, 4302 और एक्चुअल आवर्स आपके 1120, 720 और 160। इसको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली और देन आपको टोटल पता चल जाएगा। थर्ड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में एफिशिएंसी वेरिएंस की फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैलकुलेट किए 1152, 432, 216। एक्चुअल आवर्स आपके 1120, 720, 160 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट आपके 321। इंडिविजुअल एफिशिएंसी वेरिएंस और टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। और फाइनली मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आरएसएच माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट। आरएसएच आपने कैलकुलेट किए 1280, 480, 240 माइनस एक्चुअल आवर्स आपके थे 1120, 720, 160 और स्टैंडर्ड रेट आपके 321। इंडिविजुअल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, देन आपका टोटल मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेन बात यह थी सर आपके पास कोई स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन है, तो आपने 1800 स्टैंडर्ड आवर्स जो है उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, आपको आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट पता चल जाएंगे। बाकी सब तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन में आप देखते हो। 14 मार्क्स के लिए मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूज भी करेगी ये वाली चीज जो है आपको, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके जाएं तो आपको चीज याद रहेगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट किए गए ए और बी, लेकिन इसमें पहला पार्ट प्रैक्टिकल तो दूसरा पार्ट यहां पे थियोरी रखा गया। अभी तक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सर प्रैक्टिकल थे। मेरा सजेशन भी यही है कि एग्जाम में अगर सेम पैटर्न रहता है, जो कि रहेगा नो डाउट, तो कोशिश करो कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकूं ताकि 14 into 5 70 आउट ऑफ 70 ला सकूं। और एमसीक्यू थ्योरी है ही तो उसमें अगर सही होगा तो 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। मतलब टारगेट लेकर चलो 90 प्लस का, 90 प्लस का टारगेट लेकर चलो, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चलो। पॉसिबल है, इजी पेपर आ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पिछले टाइम भी इजी पेपर आया था, तो अगर पेपर नॉर्मल आ रहे हैं, ज्यादा ट्रिकी नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा टारगेट अच्छा लेकर चलो, 90 प्लस 95 प्लस के टारगेट्स लेकर चलो, इवन 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट्स लेकर चलो। पॉसिबल है, आज के टाइम पे जो पेपर के पैटर्न चल रहे हैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी कॉस्ट अकाउंटिंग में लाना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको 3 से 4 बार रिवीजन करके जाना पड़ेगा। आप सोचो एक बार क्लास देख ली काम हो जाएगा, नहीं, देखो ऐसे काम नहीं बनता। आपको 3 बार कम से कम रिवीजन करके जाना पड़ेगा, और जिन टॉपिक्स में आपको लगता है थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, 4 बार तक भी रिवीजन करके जाओ उनका। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स एंड सेल्स इट एट ₹5,000 ईच। सबसे पहले आपको आपका सेलिंग प्राइस पता चल गया 5,000 रुपए का। एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द कॉस्ट ऑफ मटीरियल and of 20% of labor cost is anticipated। कंपनी एंटीसिपेट कर रही है कि मटेरियल की कॉस्ट 17% से बढ़ेगी, लेबर की कॉस्ट 20% से बढ़ेगी। द इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कोज एट 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। कहते हैं अगर हम सेल प्राइस प्रेजेंट ही रखें, मतलब 5,000 ही रखें, तो ये जो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट है, इनके बढ़ने की वजह से आपका जो प्रॉफिट पर यूनिट है प्रेजेंटली, वो 25% से कम हो जाएगा। एट प्रेजेंट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 50% है, वेजेस की कॉस्ट 20% है, ओवरहेड 30%। सर किसका? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का, मतलब टोटल कॉस्ट का 50% मटेरियल की कॉस्ट है, 20% वेजेस की कॉस्ट है और 30% ओवरहेड की कॉस्ट है। एक एक करके रिक्वायरमेंट देखते हैं तभी समझ आएगा। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट।
प्रेजेंटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के दो पर यूनिट। तो देखो इसके लिए आपको इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने एज्यूम करा कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट एक्स है और प्रॉफिट पर यूनिट वाई है, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। 4 कॉलम बनाए, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, एक जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन ने बताया वो, अकॉर्डिंगली हमारी एंटीसिपेटेड कॉस्ट क्या होगी वो। अभी अगर मैं बात करूं, अगर मेरी टोटल कॉस्ट एक्स है, अगर मेरी टोटल कॉस्ट एक्स है तो उसका 50% 0.5x मटेरियल कॉस्ट होगी, 0.2x वेजेस की कॉस्ट होगी और 0.3x मेरी ओवरहेड की कॉस्ट होगी। और प्रॉफिट वाई एज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट मिला के क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 5000 का। क्वेश्चन है का मटेरियल की कॉस्ट 17% से बढ़ जाएगी, तो 17% अगर 0.5 को बढ़ाया जाए तो इट विल बी 0.585x। क्वेश्चन है का लेबर की कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगी, तो अगर 0.2x को 20% से बढ़ाया जाए तो इट विल बी 0.24x। ओवरहेड में कुछ नहीं बोला तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो तीनों का एडिशन जो है दैट विल बी टोटल कॉस्ट 1.125x। साथ में क्वेश्चन का जो हमारा प्रॉफिट है वो 25% से कम हो जाएगा, तो अगर y को 25% से कम किया जाए तो इट विल बी 0.75y। और ये 25% कम तभी होगा जब आप प्रेजेंट सेलिंग प्राइस रखोगे, तो सेलिंग प्राइस सेम रखा 5000। यहां से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5000 और 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 5000। सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 1.125 से, ताकि ये x के इक्वल हो जाए और मैं x को कैंसिल कर सकूं। तो x इंटू 1.125, y इंटू 1.125, 5000 इंटू 1.125। और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रखा, इसको सॉल्व किया तो y कैलकुलेट हो क्या है मेरा 1667, मतलब प्रॉफिट। अगर आपका 5000 रुपए में 1667 का प्रॉफिट है तो आपकी कॉस्ट कितनी रह गई, सर कॉस्ट आ गई 3333। ये वर्किंग नोट था, ये वर्किंग नोट था। अब आप अपना फेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दे दो। सर सिंपल सी अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ने कहा 50% मटेरियल की कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट कितनी है 3333। इसका 50% मटेरियल रख दो, 20% लेबर रख दो और इसका 30% ओवरहेड रख दो। प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है 1667, अकॉर्डिंगली आपका सेलिंग प्राइस 5000 आ गया। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी, आपको प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के देना था। लेकिन सेकंड पॉइंट में कहते हैं कैलकुलेट द न्यू सेलिंग प्राइस। अब ये 5000 को भूल जाओ कहते हैं, अब नया सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। अब हमें प्रॉफिट चाहिए उतना ही परसेंट जितना पहले कमा रहे थे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आपकी कॉस्टिंग भी तो बढ़ जाएगी, अब आपकी कॉस्टिंग भी तो बढ़ जाएगी। तो हम दोबारा से एक स्टेटमेंट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस के लिए, जिसमें मटेरियल जो 1667 था एज पर क्वेश्चन उसको 17% से बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 1950। लेबर की जो कॉस्ट 666 थी, लेबर की कॉस्ट जो 666 थी उसको एज पर क्वेश्चन 20% बढ़ा दिया, इट विल बी 800। ओवरहेड की कॉस्ट 1000 एज इट इज कॉपी कर ली क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3750। प्रॉफिट मुझे अब उतना ही परसेंट चाहिए जितना पहले था कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो सिंपल प्रोपोर्शनेट देख लो। पहले 1667 का प्रॉफिट था 3333 पे, अगर 1667 का प्रॉफिट था 3333 पे, सेम अगर मेंटेन करना है तो 3750 के लिए कितना 1875। योर न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 5625। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। यह क्वेश्चन भी कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन ट्रीट किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी,
और पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 8 जो है दीज आर थियोरिटिकल क्वेश्चंस। अब देखो ये जो थ्योरी क्वेश्चंस है वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, क्योंकि आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी एक बार थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बता देता हूं कहां से पढ़ने हैं। 7 का बी पार्ट है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द आइडल टाइम एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो आपका इंप्लॉई कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और इंप्लॉई कॉस्ट में आप आइडल टाइम भी पढ़ते हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 126 पे चले जाइए, वहां पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। अब उसमें मैं भी यहां पे आपको पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं है, वैसे भी आइडल टाइम वगैरह का ट्रीटमेंट जो है वो आप अपनी क्लासेस में तो पढ़ ही लेते हो। 8A की मैं बात करूं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर इंट्रोडक्शन में आप पढ़ते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल में देखना है तो पेज नंबर 15 जो है स्टडी मटेरियल का, उस पे आपको एज इट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 6-7 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। 8B की बात करूं तो एनालाइज द कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर अलोंग विद एग्जांपल्स। सर कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड होते हैं। पेज नंबर 30 जो है स्टडी मटेरियल का, उस पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और आपने अगर हमारी क्लासेस ली हुई है तो ये सारी चीजें हमने करवाई हुई है। आइडल टाइम का ट्रीटमेंट आपको एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में कराया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको पहले ही चैप्टर इंट्रोडक्शन में कराया हुआ है। कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चैप्टर में कराया हुआ है। और कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट को डिटेल में बताओ, तो मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर तो पढ़ ही रहे हो आप। पेज नंबर 238 पे आपको मटेरियल कॉस्ट की भी डिटेल एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 देखने को मिल जाती है। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सेट 1 बोलकर रिलीज किया है। पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। हां, थोड़ा सा फर्क ये जरूर मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन काफी कम है। जबकि अगर मैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स देखूं या पास्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देखूं तो उनमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी अप्रॉक्स 50% देखने को मिल रहा था। मतलब कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे थे। बट ये वाला जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, केवल 2 एमसीक्यू इसमें प्रैक्टिकल थे, बाकी सारा थ्योरी था। हां, आगे का पोर्शन ठीक है, प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एमसीक्यू में प्रैक्टिकल काफी कम देखने को मिला। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हम थोड़ा सा ये हिंट ले सकते हैं कि हो सकता है दिसंबर 24 के एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज आपको थ्योरी ज्यादा देखने को मिले इन कंपैरिजन विद प्रैक्टिकल। और उसके लिए मैं कहूंगा जो एमसीक्यू की बुकलेट है वो आप प्रेफर करो, दैट विल बी गुड। और जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू दिए हुए हैं वो भी आप रीड करके जा सकते हो। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं किया। इतना सारा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर परसों रिलीज हुआ, आज हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट जून 24 के जो सजेस्टेड आंसर थे, इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर नहीं लेकर आया, हमने अपलोड कर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग के सजेस्टेड आंसर आपके लिए। रिवीजन सीरीज आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी हम लेकर आते हैं हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, अप्रॉक्स 15+ टेस्ट हम आपके लिए फ्री कंडक्ट करते हैं हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके छोड़ लो, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके छोड़ लो, और इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। वैसे इंस्टा पे नॉर्मली ज्यादा कुछ देते नहीं है हम, बट फिर भी इंस्टा को भी फॉलो करके छोड़ ही दो आज। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो केवल खुद देख के फायदा मत उठाओ, अपने दोस्तों को भी पास होने दो, साथ साथ चलो। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आप उसको पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हो, साथ लेकर चलो कि भाई मैं सीए में इंटर क्लियर करके फाइनल में पहुंचूंगा तो अपने दोस्त को भी साथ में लेकर जाऊंगा। वो तभी जा पाएगा ना बेचारा जब आप उसको ये वीडियो शेयर करोगे। तो वीडियो शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं उन पे भी आप शेयर कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, जो कि सेकंड ग्रुप में बच्चे हैं। निराश ना हो, सेकंड ग्रुप में ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग
तीनों मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और फाइनल वाले बच्चों के लिए भी एसएफएम और एससीएम और इवन डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटर लेवल का और फाइनल लेवल का डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका भी हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इसके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो, स्टोर सेक्शन में जाके एमक्यूपी सॉल्यूशन में आपको ये मिल जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू।